हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसको हमें बरूए कार्ड लाना है। एक हमारा दिल और दिमाग है जो आपस में कोऑर्डिनेशन करते, और उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है हमारे बॉडी से है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, द कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट, द वे ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट, व्हाट दे लर्न एंड अप्लाई मे बी डिफरेंट, एंड हाउ डू दे लर्न इज अगेन डिफरेंट। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूँ नाज़िया and welcome to this amazing podcast series called Career Compass Navigating the Future. दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग, और कई बार लर्निंग का प्रोसेस अपने आप में बड़ा टीडियस हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर हम ब्लेम गेम स्टार्ट करते हैं, कई बार खुद को, कई बार पेरेंट्स को, कई बार पूरे एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप इस कॉन्सेप्ट को 100% जैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक अचीव कर सकते हो। और ये अचीव कर सकते हैं आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। और कोऑर्डिनेशन भी ऐसा वैसा नहीं, हैंड, हार्ट एंड हेड का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर लिया तो आप लर्निंग प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। वैसे इसी कॉन्सेप्ट पर 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने एक तरह का कह सकते हैं इलैबोरेशन और इसी टॉपिक को इल्यूसिडेट किया। उन्होंने एक पूरी थ्योरी को प्रेजेंट किया, एक क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया जिसका नाम था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है, ये कैसे काम करती है, और ये किस तरह से एक इफ़ेक्टिव टूल है लर्निंग का। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी पॉडकास्ट सीरीज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनल एक्सपर्ट मिस्टर रियाज अहमद बकाली जी, आपको वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव अवाब खान, आपको भी वेलकम कहूँगी। थैंक यू। ओके रियाज जी, आपसे शुरू करेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है और ये कैसे काम करती है। देखिए, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपने बता दिया, माइकल बेंजामिन ब्लूम ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये हमें बताती है कि हमारे एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे डिज़ाइन करें, ठीक है। और अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव अच्छे डिज़ाइन करेंगे तो उसका रिज़ल्ट्स जो है वो अच्छे निकलेंगे। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स हैं, और इन 3 डोमेन्स को इस्तेमाल करते हुए जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, और लेसन प्लान की सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो होता है वो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन करने में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मदद करती है। राइट, आपने बताया कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3 मेजर डोमेन्स हैं, एंड आपने ऑब्जेक्टिव लर्निंग की बात की है। तो ये किस तरह से, मैं पूछूंगी पूरी थ्योरी या पूरा कॉन्सेप्ट किस तरह से एजुकेटर्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने लेसन प्लान्स में और असेसमेंट डिज़ाइंस में। देखिए, हमें इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करना होंगी, क्योंकि आपकी पॉडकास्ट जो है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और कुछ लोग एजुकेशनिस्ट होंगे, कुछ पेरेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इल्म बग़ैर अमल के बेकार है, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ सीख लिया या मुझे कुछ पता है और उस पर मैं अमल ना करूं, तो ऐसे सीखने का या ऐसे पता होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे हदीसें भी हैं, और इस पे बहुत सारी एलिब्रेशन की गई है कि इल्म बग़ैर अमल के बेकार है। तो माइकल बेंजामिन ब्लूम ने वही चीज़ जो हमारा ईमान है उसको मॉडर्न वे में बताया। जैसे ईमान मुजमल में हम बताते हैं कि इक़रार बिल लिसान व तस्दीक़ बिल क़ल्ब व अमल बिल जवारिह, यानी कि अपनी ज़बान से ईमान का इक़रार करना, अपने दिल से उसका यकीन करना, और अपने हाथों और अपने यानी कि अपने जवारे से उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना। तो यही चीज़ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो इनको अगर हम अपने लेसन प्लान में शामिल कर लें तो अब जो हमारी लर्निंग होगी उसमें सिखाई भी होगी, एक्सेप्टेंस भी होगा, और उस पर अमल भी होगा। राइट, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा अवाब, मैं अवाब से जानना चाहूँगी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या करना चाहते हो? कुछ प्लान किया है या यू वांटेड टू गो विद द फ्लो? जी, so after I pursue my education and once I get a job inshallah,
मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि नौकरी करने के बाद या नौकरी करने के वक्त फिर मैं बिज़नेस में ज़्यादा फोकस करूँ आगे जाके। मैं अक्सर ये बात अपने यूथ को बताता हूँ कि 70s की 80s की कुछ थ्योरीज़ हैं जो अब फेल हो रही हैं। हमसे ये पूछा जाता था और हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे। यही चीज़ आपने अब आपसे पूछे कि बड़े होके तुम क्या करोगे। असल में इस सवाल को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा और हमने कहा ना, इल्म बगैर अमल के बेकार है। तो अब हमारा सवाल ये होना चाहिए कि बड़े होके क्या बनाओगे। जब ये वो सोचेगा कि बड़े होके मैं क्या बनाऊंगा, तो देन ही विल गो फॉर इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी, विच इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि क्या बनाओगे। अब हमें समझ में आ गया कि तुम जो है ना बहुत ही अच्छे मैन्युफैक्चरर बनोगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो अब आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं? जी, तो ये एक सवाल है कि जैसे मैं और मेरे पेरेंट्स एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं अपने फिज़िकल स्किल्स और जो कोई एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम? हमें पर दो चीज़ें हैं जिसको हमें बरूए काट लाना है। एक हमारा दिल और दिमाग है जो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, और फिर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है हमारे बॉडी से है। चाहे वो हम लिख के डिमॉन्स्ट्रेट करें, चाहे हम मुस्कुरा के करें, चाहे हम अपने हाथों को लेके चलें। अगर आपको एक साफ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ और फिर इसको मैं लिंक करूँगा। तो आपको पहले लोगों को ये बताना है कि कचरा फेंकना मना है, ठीक है। और हम अक्सर जगह पे देखते हैं कि कचरा लिखा होता है कचरा फेंकना मना है, वहीं फेंका होता है सबसे ज़्यादा। क्या हम दिल से इस बात पे यकीन करते हैं? अगर हम नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम दिल से इस बात पे यकीन कर लेते हैं, क्या हमारा हाथ डस्टबिन तक जाता है? ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें कंबाइन करनी होंगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, कि हमें पहले हमारे कॉग्निटिव डोमेन, हमें जहन में ये बात होनी चाहिए कि कचरा फेंकना मना है। फिर हमें उसका असर दिल पे लेना चाहिए कि हाँ वाकई ही फेंकना मना है। अब हमारा हाथ जो है वो डस्टबिन तक जाएगा उस कचरे को फेंकने के, बीच साइकोमोटर। अगर हमें पता ही नहीं होगा, जब हमें पता नहीं होगा तो हमारा दिल उस पर यकीन नहीं करेगा, जब यकीन नहीं होगा तो हमारा हाथ वहाँ तक नहीं जाएगा। जी, ठीक है। तो किसी अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको साथ मिला के चलना ज़रूरी है। चाहे वो अफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, चाहे वो अफेक्टिव क्लीननेस वाला एनवायरनमेंट हो, चाहे अफेक्टिव सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हो, चाहे अफेक्टिव कोल्ड एनवायरनमेंट हो। बच्चे जो हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, दे कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, इंटरेस्ट अलग, शौक अलग, लैंग्वेज अलग। बिल्कुल ठीक है। ऐसे में इस थ्योरी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे वो सही तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचे? अच्छा, ये हमें मानना होगा और हम ये जानते भी हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, द कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट, their way of learning is different, what they learn and apply may be different, and how do they learn is again different. मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ अंदाज से सीखते हैं। अब ये होता है कि जब हमने लेसन बना लिया, लेसन का ऑब्जेक्टिव बना लिया और हम उस लेसन को प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लासरूम में, तो मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स हैं और उनका पढ़ने का स्टाइल मुख्तलिफ है। तो हम एक टेक्निक जिसे पेडागोजिकल लैंग्वेज में डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहते हैं, ये आपका सवाल पहले भी था, डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहते हैं, उस डिफरेंशिएटेड लर्निंग की प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर बच्चा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 किलो वज़न उठा ले, ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चे कमज़ोर हों और कुछ बच्चे ताकतवर हों, ठीक है, लेकिन वो शायद सब ना उठा पाए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ बच्चों को 5 किलो से शुरू करना चाहिए, 10 किलो, 15 किलो, और कुछ बच्चों को कहना चाहिए कि आप ऐसे उठाएंगे, कुछ बच्चों को कहना चाहिए कि आप ऐसे उठाएंगे, जिस तरह से वो कंफर्ट फील करते हैं। तो आज की क्लास में तो शायद सारे बच्चे जो है 50 किलो वज़न ना उठा सके। जो कुछ बच्चे होंगे जो ताकतवर होंगे वो तो उठा लेंगे, लेकिन जो ताकतवर नहीं होंगे उनको मुझे 5 किलो, 10 किलो, इस तरह से स्लोली उनको उस ऑब्जेक्टिव पे ले जाना है। तो होता ये है
कि हम अपने तरीक़ाकार को तब्दील करते हैं, हाउ टू टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, हाउ टू ग्रुप देम। कुछ जो है वो डिस्कशन करके सीखते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल से सीखते हैं, कुछ पढ़ के सीखते हैं, कुछ जो है वो ड्रॉ करके सीखते हैं। तो हर किस्म के बच्चों के जहनी उनकी जो सलाहियत है और किस तरह से वो सीखते हैं उसको बरूए कार लाते हुए उनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ हम उनको सिखाते हैं। आई हैव दिस क्वेश्चन दैट फॉर पीपल हु हैव प्रॉब्लम इन लर्निंग एंड और पीपल हु टेक टाइम टू लर्न थिंग्स, व्हाट्स द गुड वे, like efficient way that can help them process it faster? Okay, one may have learning difficulties for a specific subject, not for all subjects. Yes. For example, sometime we try to implement कि हम मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखाते हैं, लेकिन मछली बहुत अच्छी स्विमिंग कर सकती है और हम बंदर से कहते हैं कि स्विमिंग करो, जबकि बंदर जो है दरख्त पे बहुत अच्छा चढ़ता है। ठीक है ना? तो ऐसा होता है कि बाज़ बच्चे जो हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सोशल साइंसेस में वीक होते हैं। बाज़ बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मैथ्स में वीक होते हैं। इट्स नॉट दैट उनकी मेंटल कैपेबिलिटी डिफरेंट है, उनका इंटरेस्ट जो है वो मैथ्स की तरफ जा रहा है और साइंस की तरफ नहीं जा रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डेवलप इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो डिफरेंशिएटेड लर्निंग का मॉडल जो है ना वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। पेरेंट्स जो हैं एक्चुअली वो किस तरह से इस थ्योरी पर काम करते हुए एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करें ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिव लर्निंग को जो है वो इंटेंसिफाई कर सकें? देखिए, इस वक्त एजुकेशन जो है उसमें 4 साइडेड है। पहले ये कहा जाता था कि इट्स अ ट्राइंगल, नाउ इट इज़ 4 साइडेड फिगर, जिसमें स्टूडेंट विच इज़ द फोकस न्यूक्लियस ऑफ द इंटायर एजुकेशन सिस्टम, टीचर, पेरेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो हमें एज अ पेरेंट ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना है। हमें चैप्टर 9 नहीं पढ़ाना है, हमें पेज 62 पे एक्सरसाइज नहीं करानी है, हमें उनको ट्रायंगल पढ़ाना है, हमें उनको ट्रायंगल सिखाना है, हमें उनको ट्रायंगल समझाना है, कहाँ कहाँ लाइफ में वो अप्लाई होता है वो उनको बताना है, और फिर उससे क्रिएटिविटी की मदद से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि हमेशा हाजिर रहूंगा। आपने इतने अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू अवाब, थैंक यू सो वेरी मच।